हेलो फ्रेंड्स, अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के पिछले दो वीडियो, जो कि एक था रिसर्च मैट्रिक्स के ऊपर और दूसरा था I10 इंडेक्स के ऊपर। रिसर्च मैट्रिक्स मैंने आपको ये बताया था कि I10 इंडेक्स हो, H इंडेक्स हो, G इंडेक्स हो, इम्पैक्ट फैक्टर हो या ऐसे और भी कई टर्मिनोलॉजी हैं जो कि रिसर्च मैट्रिक्स के अंतर्गत आती हैं। और I10 इंडेक्स जो कि एक इंडिविजुअल इंडेक्स है, इंडिविजुअल इंडेक्स का मतलब किसी रिसर्चर का इंडेक्स है, और उसी के कंटिन्यूएशन में एक और इंडेक्स आता है H इंडेक्स। और ये H इंडेक्स के बारे में जानना हर किसी रिसर्चर को जरूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं मेरा H इंडेक्स 10 है, तो सामने वाला आदमी कहता है और 10 इंडेक्स 10 H इंडेक्स ये क्या है भाई साहब, ये क्या भला है। तो फिर होता क्या है कि यदि आपको ये पता हो कि H इंडेक्स क्या होता है, आपको ये पता है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अपना दूसरे से कंपैरिजन करना। दूसरों का H इंडेक्स 10 है और मेरा 12 है, अब 12 या 10 का मतलब क्या है, 3 या 5 का मतलब क्या है। तो आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। पहली चीज कि H इंडेक्स क्या होता है और दूसरी चीज कि H इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं पहले इंडेक्स की बात कर लूं, फिर H इंडेक्स की बात करूंगा। देखिए, इंडेक्स कोई भी हो, G हो, H हो या I10 हो, इंडेक्स का मतलब है कि किसी रिसर्चर का जो पर्सनल जो रिसर्च आउटपुट है उसकी इंपैक्ट कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। यह किसी रिसर्च जर्नल का इंडेक्स नहीं है। अगर आप H इंडेक्स की बात करें तो, G इंडेक्स की बात करें तो, या I10 इंडेक्स की बात करें तो, ये क्या है, ये एक रिसर्चर, विवेक खुद एक रिसर्चर है और इस मेरा H इंडेक्स हो सकता है, मेरा I10 इंडेक्स हो सकता है या मेरा G इंडेक्स हो सकता है। तो ये इंडेक्सेस हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एक रिसर्च आउटपुट को मेजर करने के लिए या रिसर्च आउटपुट को डिफाइन करने के लिए एक क्वालिटी फिगर है, एक नंबर्स की फॉर्म में मिलते हैं। और ये जो नंबर आते हैं कैलकुलेट करने के बाद, यही आपके H, G या I10 इंडेक्स होते हैं। अगर आपने I10 इंडेक्स का वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब सीधी बात करें H इंडेक्स के बारे में। देखिए, अभी मैंने कहा कि ये पर्सनल रिसर्च आउटपुट की बात कर रहा है। तो पर्सनल रिसर्च आउटपुट का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल, किसी रिसर्चर के आउटपुट की बात हो रही है यहां पर। अब ये जो इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था 2005 में, सन 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको किया था जॉर्ज एजुआर्डो हिर्श या हर्ष। बहुत सारे लोग अलग अलग, देखिए इंग्लिश का शब्द है तो कहीं ना कहीं लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, आपका भी अलग हो सकता है। तो जॉर्ज एजुआर्डो हिर्श, कुछ लोग हर्ष कहते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JE हर्ष या हिर्श। 2005 में इन्होंने H इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर H इंडेक्स के बारे में अगर आप देखें, रिसर्चर हैज बीन पब्लिश्ड एटलीस्ट H पेपर्स that each have been cited at least H times। आप कहेंगे साहब इतनी कठिन लैंग्वेज है, ये H पेपर्स क्या होता है या H टाइम किसको साइटेशन किया गया है। देखिए, आपका जो इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स हो, वो इंडेक्स आपके साइटेशन पर डिपेंड करता है। वो इंडेक्स आपके साइटेशन पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल आप ये ले लें कि मैंने 10 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और मेरे 10 रिसर्च पेपर को कितने लोगों ने कोट किया है, कितने लोगों ने अपनी रिसर्च में उसको स्थान दिया है, कितने लोगों ने उसको साइटेशन दिया है। इस साइटेशन पर आपका इंडेक्स डिपेंड करता है। जितने अधिक साइटेशन उतना अधिक H इंडेक्स, जितने अधिक साइटेशन उतना अधिक G इंडेक्स। तो क्या हो रहा है, जितने अधिक साइटेशन आपके होंगे आपका इंडेक्स उतना ही बढ़ेगा। अगर आप इस तरीके से समझें कि हायर H इंडेक्स हायर कंट्रीब्यूशन, कि आपका जितना ज्यादा H इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा ये माना जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है या आपका रिसर्च का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना
कि एच इंडेक्स तभी बढ़ेगा जब आप कंटिन्यू रिसर्च में काम करेंगे। आपने कहा कि साहब 5 साल पहले 3 रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए थे, उसके बाद मैंने अभी छोड़ दिया है। और आप कहेंगे कि हो सकता है वो जो 3 रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश किए हैं उसके साइटेशन बहुत ज्यादा है, 2000 हैं, 3000 लोगों ने उसको साइट किया है। हो सकता है कि आपका जो एच इंडेक्स हो वो 2 हो या 3 हो। आप कहेंगे साहब मेरे साइटेशन तो 2000 हैं और मेरा एक जो एच इंडेक्स है वो 1, 2 या 3 है। तो बिल्कुल हो सकता है। इसलिए एच इंडेक्स डिपेंड करता है किस पर? कंटिन्यूअस आप रिसर्च करते रहें। आपने आज भी किया, कल भी रिसर्च करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। जितने ज्यादा आप रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे उतने ही ज्यादा लोग उसको अलग अलग तरीके से साइटेशन में आपको या रेफरेंस में आपको जगह देंगे। और जितने ज्यादा साइटेशन आपके बढ़े उतने ही आपका एच इंडेक्स बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको यह बात बिल्कुल जानना जरूरी है कि आपका एच इंडेक्स तभी बढ़ेगा जब आप कंटिन्यू आप रिसर्च का काम करते रहेंगे, आपके पेपर पब्लिश होते रहेंगे। तो अब अपनी फील्ड में अगर कंट्रीब्यूशन आपको करना है, अपनी फील्ड के लोगों से आपको कंपैरिजन करना है कि मैं बेटर हूं या दूसरा बेटर है, तो आप सीधा सीधा सा एच इंडेक्स देख लें कि एच इंडेक्स क्या कह रहा है। एच इंडेक्स जिसका ज्यादा अच्छा होगा उसका रिसर्च का कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा होगा या उसका इंपैक्ट ज्यादा अच्छा होगा। एच इंडेक्स की जब भी बात करते हैं तो क्या होता है कि रिसर्च की प्रोडक्टिविटी, रिसर्च की क्वालिटी और रिसर्च का इंपैक्ट, ये तीनों ही वो शो कर रहा है कि रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, रिसर्च का इंपैक्ट कैसा है। ये शो कर रहा है कि रिसर्च की प्रोडक्टिविटी कैसी है। आपके रिसर्च की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपके रिसर्च की क्वालिटी ज्यादा होगी, आपके रिसर्च का इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको साइटेशन में अपने में देंगे, साइट करेंगे या अपने रेफरेंस के पार्ट में या अपने जो भी उसने अपने रिसर्च पेपर में अपनी थीसिस में लिखा है उसमें आपको जगह देंगे। उसको कहते हैं साइटेशन। तो एच इंडेक्स 3 बातों को शो करता है, रिसर्च की प्रोडक्टिविटी को, रिसर्च के आपके इंपैक्ट को और रिसर्च की क्वालिटी को। अब बात करते हैं कि कैसे एच इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। आपको यह डेफिनेशन आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रिसर्चर हैज बीन पब्लिश्ड एटलीस्ट एच पेपर्स। इसको और सिंपल वे में समझें कि रिसर्चर क्या किया है। मान लिया कि इस रिसर्चर ने एच पेपर्स, मतलब एच का मतलब है यहां पर एक संख्या है, एक नंबर है। मान लिया कि रिसर्च पे जो रिसर्चर है हैज बीन पब्लिश्ड एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर, की कम से कम 10 रिसर्च पेपर उस रिसर्चर ने पब्लिश की हैं। एच का मतलब नंबर। दूसरा, that have each been cited at least h time। यहां पर h को हमने क्या नंबर दिया था? 10। तो यहां भी हमने दिया h को 10 कि उसमें से हर एक रिसर्च पेपर को कम से कम 10 साइटेशन मिले हों या 10 से ऊपर साइटेशन मिले हों, तब वो जो नंबर है वो आपका एच इंडेक्स होगा। हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एच इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे काउंट करते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है और यदि आप एक बार सीख गए तो आप कभी भी एच इंडेक्स को आप नहीं भूलेंगे। अब कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका पब्लिकेशन, एक टेबल बनाते हैं, यह है आपका पब्लिकेशंस, और दूसरा एक कॉलम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं साइटेशन। इसको हम कहते हैं साइटेशन। अब पब्लिकेशन मान लिया आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पब्लिकेशन है। मान के चल रहे हैं अभी कि आपने 8 पब्लिकेशन, मतलब कि 8 रिसर्च पेपर आपने अभी तक पब्लिश किए हैं या करवाए हैं। दोनों का मतलब एक ही है। पहले रिसर्च पेपर को 20 लोगों ने साइटेशन किया है, दूसरे को 22 ने किया है, तीसरे को 10 ने किया है, चौथे को 5 ने किया है, फिर 5वें को 6 ने किया है, छठे को 8 ने किया है, 7वें को आपने 8 ने किया और 8वें को 15 लोगों ने साइटेशन दिया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरा पहला पेपर मान लिया 3 साल पहले पब्लिश हुआ था, उसको 20 लोगों ने साइटेशन किया है, दूसरा पेपर 22 लोगों ने उसको जगह दी है, तीसरे पेपर को 10 लोगों ने साइटेशन दिया है, चौथे को 5, 5वें को 6, छठे को 8, 7वें को 8 और 8वें को 15। बात समझ में आ गई? ये रिसर्च पेपर्स हैं और हर एक रिसर्च पेपर कितनी बार साइट हुआ है,
कितनी बार लोगों ने उसको अपने रिसर्च पेपर में जगह दी है, उसका ये नंबर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है एक रैंक। आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक रैंक। रैंक कैसे बनाना है, रैंक की वो पेपर जिसको सबसे मतलब सबसे अधिक बार साइटेशन किसको मिला है। तो अगर आप देखें सबसे अधिक बार साइटेशन किसको मिला है कि साहब इसको सबसे अधिक बार साइटेशन मिला है, पहली रैंक हो गई। दूसरा 20, ये उससे कम ये है, दूसरी रैंक हो गई। तीसरा क्या है 15, तीसरी रैंक हो गई। चौथा क्या है 10, चौथी रैंक हो गई। पांचवें में फिर ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, या इसको हम कह लेते हैं ये 6। बात समझ में आ रही है। हर एक पेपर को हम रैंक दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये 7 और ये 8। अब आप देखें हमारे कितने पेपर थे, 1 से लेकर 8 तक। यहां भी रैंक कितनी है, 1 से लेकर 8 तक। बस हमने क्या किया है, साइटेशन के आधार पे मैंने इसकी रैंक ऊपर नीचे कर दी है। मैं इस टेबल को अब क्या करता हूं, थोड़ा सा ना और अच्छी तरह समझने के लिए मैं इस टेबल को इस साइटेशन के बेस पर मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। सबसे ऊपर सबसे अधिक साइटेशन, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे दूसरा, इस तरीके से मैं साइट कर लेता हूं। अब देखिए, अब आपको मैं अभी सबसे पहले अभी आप थोड़ा सा अलग यहां पे लिखते हैं हम लोग। ये रैंक बेसिकली रैंक यहां पे मैंने लिख दिया, तो 22, फिर 20 के बाद 3, फिर ये आ गया 15 के बाद चौथा क्या है, ये आ गया 10, पांचवा क्या है 8, छठा क्या है ये 6, सॉरी फिर छठा भी 8, सातवां है 6 बार साइटेशन, आठवां है 5 बार साइटेशन। ये हो गया आपका, ये साइटेशन के हिसाब से ये क्या है, मेरे साइटेशन है बेसिकली। मैंने आपको देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने केवल इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है कि सबसे अधिक साइटेशन और सबसे कम साइटेशन। और यहां पर अब मैं कर लेता हूं इसकी, मैंने ये रैंक बना लेता हूं। रैंक तो आपको पता चल गई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको ये देखना है कि देखिए इस रैंक से साइटेशन बड़ा है या नहीं है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये जो रैंक है इससे ये साइटेशन बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है या बराबर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रैंक से साइटेशन बराबर होना चाहिए या रैंक से साइटेशन बड़ा होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 से साइटेशन ये 22 बड़ा है, 2 से 20 बड़ा है, 3 से 15 साइटेशन बड़े हैं, 4 से 10 साइटेशन बड़े हैं, 5 से 8 साइटेशन बड़े हैं, 6 से 8 साइटेशन बड़े हैं। अब 7 से 6 साइटेशन ये छोटा है कि जो 7वां पेपर है मान के चलें, या जो मैंने जो रैंक बनाई है ये क्या है, ये आपका साइटेशन कम हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि आपकी रैंक और आपके साइटेशन या बराबर हों या आपके साइटेशन अपनी उस रैंक से अधिक हों। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रैंक, ये साइटेशन ज्यादा है रैंक से, ये साइटेशन ज्यादा है रैंक से, ये भी साइटेशन ज्यादा है रैंक से, ये 10 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 6 से 8 ज्यादा है। यहां पे रैंक से साइटेशन कम हो गया। अब यहां आप देखेंगे ये जो है, ये जो क्या है, ये जो 6 है, ये 6 आपका H इंडेक्स है। ये 6 आपका, ये 6 क्या है, ये आपका H इंडेक्स है। अभी थोड़ा सा घिचपिच हो गया है क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलेशन यहां की है। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं, एक टेबल बनाता हूं और फिर आपको वापस उस टेबल पर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ है, कैसे हमने H इंडेक्स को कैलकुलेट किया है। जाइएगा कहीं मत। ओके, अब आप देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है, ये एक कंप्लीट टेबल मैंने बना के रखी है कि जिससे आपको समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा। पहले तो मैंने सीधा क्या किया, मेरे टोटल पेपर हैं 12 पेपर मैंने पब्लिश किए हैं और 12 पेपर को मैंने अरेंज कर लिया। मैंने आपको कहा था साइटेशन के हिसाब से कि सबसे ऊपर जिसके सबसे अधिक साइटेशन है वो सबसे ऊपर और जिसके सबसे कम साइटेशन है वो सबसे नीचे।
तो मैंने रैंक बनाई 1 से लेके 12, क्योंकि मेरे 12 पेपर हैं इसलिए 12 की रैंक बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये ऊपर से नीचे तक मैंने उनकी साइटेशन रख दी। अब ये जो 29 साइटेशन मेरे छठे पेपर के, मतलब जो पब्लिकेशन मेरा छठा पेपर था उसके 29 साइटेशन है, मेरा पहला पेपर का 26 साइटेशन, मेरे 10वें पेपर का 15 साइटेशन, मैंने ये अपने पेपर लिखे हुए हैं। जो मैंने बताया था कि मेरे अगर 12 पेपर हैं तो 12 पेपर में मेरे छठे पेपर को 29 साइटेशन मिले हैं, मेरे चौथे पेपर को 11 साइटेशन मिले हैं, मेरे 11वें पेपर को 9 साइटेशन मिले हैं, मेरे तीसरे पेपर को 6 साइटेशन मिले हैं। इस तरीके से मैंने एक रैंकिंग बना ली और उसके साइटेशन बना लिए। अब एच इंडेक्स जानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप रैंकिंग देखिए, अगर रैंकिंग साइटेशन से छोटी है, रैंकिंग साइटेशन के बराबर है, या आप इसको समझिए कि जो साइटेशन है वो रैंकिंग के बराबर या साइटेशन रैंकिंग से ज्यादा होना चाहिए, तो वह एच इंडेक्स काउंट होगा। साइटेशन रैंकिंग के बराबर या साइटेशन रैंकिंग से ज्यादा। अब आप देखें, रैंकिंग के बराबर या रैंकिंग से ज्यादा साइटेशन, पहला एक रैंकिंग है साइटेशन ज्यादा है, दूसरा 2 रैंकिंग है साइटेशन 26, तीसरा 15, 4 से 14 बड़ा है, ये 5 6 ये सब बड़े हैं। अब ये देखिए, अब 8वीं जो रैंकिंग है उससे ये 9 आ गया, मतलब कि 9 उससे बड़ा है। जैसे ही मैं 9th रैंकिंग पे आता हूं तो साइटेशन कम हो जाते हैं। मैंने क्या कहा था, साइटेशन उस रैंकिंग के बराबर या साइटेशन उस रैंकिंग से ज्यादा होने चाहिए। यहां पर देखिए कि रैंकिंग से ज्यादा साइटेशन नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही 9वें नंबर पे आता हूं तो 9th रैंकिंग है और साइटेशन केवल और केवल 7 है। तो इसके ऊपर, मतलब कि यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 8 रैंकिंग है और साइटेशन कितना है, 8 रैंकिंग का साइटेशन है 9। क्यों? 8 से ऊपर है, लेकिन जैसे ही मैं 9 पे आता हूं साइटेशन कम हो जाते हैं। तो मुझे कम वाला नहीं गिनना है, रैंकिंग और साइटेशन बराबर हो या रैंकिंग से साइटेशन ज्यादा हो। तो आप यहां देखेंगे कि ये जो 8 है, अगर यहां पर ये 9 की जगह 8 भी होता, मान के चलिए, तो ये 8 के बराबर रैंकिंग के बराबर साइटेशन है, तो आपका एच इंडेक्स कितना हो जाएगा, एच इंडेक्स हो जाएगा 8। और यहां पर 9 था, मैंने अभी 8 किया है, यहां पर 9 था। अब आप देखें कि ये 9 आपकी 8 रैंकिंग से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही 9th रैंकिंग आती है, 9th रैंकिंग से 7 जो साइटेशन है वो कम है, इसलिए आपका एच इंडेक्स 8 रहेगा। यहां पर अगर साइटेशन 8 है तो भी, यहां पर साइटेशन 9 है तो भी, या यहां पर साइटेशन अधिक होते तो भी आपका जो एच इंडेक्स है वो केवल और केवल 8 होगा। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। आपको पहले साइटेशन के हिसाब से रैंक में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और रैंक और साइटेशन जहां पर बराबर हो या आपका साइटेशन जहां पर ज्यादा हो, वहां पर आपको वो उसका एच इंडेक्स होगा। आपको इस तरीके से नीचे आते जाना है, और जैसे ही आपको साइटेशन कम लगे, उसका जो एक ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, वो आपका एच इंडेक्स होगा। तो यहां पर एच इंडेक्स कितना है, 8। एच इंडेक्स 9 नहीं है, एच इंडेक्स 7 नहीं है, यहां पर एच इंडेक्स 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट जो संख्या है वो 8 से अधिक है। यहां पर रैंक से जो ये 7 है वो रैंक से कम हो गया है। अगर रैंक ये 9 होता तो इस पे हम कर लेते एच इंडेक्स, लेकिन यहां पर क्या है, ये 8 के बराबर है। तो आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एच इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, और आप बड़ी ही आसानी से एच इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली भी, और नहीं तो यदि आपका गूगल स्कॉलर पे अकाउंट है तो भी एच इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है। आपका वेब ऑफ साइंस पे अगर अकाउंट है तो भी आपका एच इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है। तो ये कुछ आपका स्कूपस पे भी अकाउंट है तो भी एच इंडेक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन मैनुअली कैलकुलेट करना है तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन समझाने के लिए लंबा वीडियो बनाना जरूरी था। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।